बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स, न्यूमेरिकल्स, पार्ट नंबर 3 है जी हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। और आज की वीडियो लेक्चर में हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बच्चे एग्ज़ाम्स में छोड़ देते हैं, करते ही नहीं हैं। आपकी बात भी किसी हद तक ठीक है कि डायग्राम से रिलेटेड बड़ी जो लेंथी स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल होते हैं वो पेपर में नहीं आते, लेकिन अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को करते हैं तो आपको कुछ फ़ायदे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप आगे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, एनएमटी कैट या इंजीनियरिंग पर्पस के लिए ई कैट देते हैं, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपकी बेहतर हो सकती है। और ये न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं है जितने मुश्किल जो है हम इन्हें बना देते हैं। तो आए टाइम वेस्ट किए न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने डिस्प्ले पर है जी, क्वेश्चन 2.16 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। A tractor of weight 15,000 Newton cross a single span bridge of weight 8,000 Newton and the length 21 meter. The bridge span is supported half a meter. ये बड़ा important point है। The bridge span is supported half a meter from either end. The tractor front wheel take 1/3 of total weight of the tractor and the rear wheel are 3 meter behind the front wheel। ठीक है, ये रियर व्हील जो है जी, ये रियर व्हील और ये हमारे पास क्या है, फ्रंट व्हील। और उसने कहा है कि रियर व्हील और फ्रंट व्हील के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 मीटर। आगे मैं डायग्राम में दिखाऊंगा भी सही। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ब्रिज सपोर्ट्स व्हेन द रियर व्हील आर द मिडल ऑफ द ब्रिज स्पैन। कहता है जब आपके पास रियर व्हील जो है, अब इस डायग्राम में मिड पे ही है एग्जैक्टली, तो कहता है बताएं ये जो आपके पास स्पैन ब्रिज है, इसके कॉर्नर्स पर कितनी फोर्स जो है वो लग रही है। ठीक है, यहाँ पर लगने वाली फोर्स और ये वाली फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली है। अब कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसा कि बताया लेंथ ऑफ ब्रिज है 21 मीटर, बट देखें यहाँ पर उसने लिखा है द ब्रिज स्पैन इज सपोर्टेड हाफ मीटर फ्रॉम अदर साइड। ये जो ब्रिज के स्पैन है ये भी कितना है, हाफ मीटर का, ये भी कितना है, हाफ मीटर का। तो हाफ और हाफ तो फुल मीटर हो गया, तो 21 - 1, तो ये जो लेंथ बनेगी अब हमारे पास, ठीक है जी, ब्रिज की, वो बनेगी 21 - 1 यानी कि 20 मीटर। तो ये गलती नहीं करनी, लेंथ याद रखिएगा, यहाँ पर 20 मीटर है, आप कहीं डाटा में भी 21 ले नहीं। जो ट्रैक्टर के लिए लेंथ लेंगे, स्पोर्ट्स की लेंथ माइनस कर देंगे, हाफ मीटर की जो है वो सिंगल स्पैन ब्रिज की हमारे पास स्पोर्ट हैं, तो वो 1 मीटर की थी, तो 21 - 1 20 मीटर जो है वो हम लेंथ लेंगे। ठीक है, वेट ऑफ ट्रैक्टर जो है वो कितना है हमारे पास, 15,000 न्यूटन। वेट ऑफ ब्रिज 8,000 न्यूटन है। ठीक है जी, और आगे जाकर हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो ये देखें, इस डायग्राम को ज़रा समझें। सबसे पहले तो देखें कि इसमें वेट ऑफ ब्रिज डाउनवर्ड है। ठीक है, वेट ऑफ रियर व्हील डाउनवर्ड है, डायरेक्शंस दिखाई गई हैं। वेट ऑफ फ्रंट व्हील भी कहाँ है, डाउनवर्ड। अच्छा, ये जो रिएक्शन फोर्स है ब्रिज पर लगने वाली है, बट R1 और R2 ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब टोटल ब्रिज की लेंथ जो है इंक्लूडेड, ये जो हमारे पास स्पोर्ट थी वो थी 21 मीटर, बट अगर हम स्पोर्ट्स की लेंथ माइनस कर दें तो ये जो ब्रिज की लेंथ है वो आएगी 21 - 1, तो वो बनेगी 20 मीटर। ठीक है, अच्छा, अब उसने कहा है कि जो आपका रेयर व्हील है ट्रैक्टर का वो मिड पर हो तो फोर्सेस निकालनी। अगर वो मिड पर होगा तो ये वाला फासला कितना होगा, 10 मीटर। भाई टोटल 20 मीटर था, तो इस सेंटर से ही फासला बनेगा 10 मीटर। अच्छा, फिर उसने ये भी बताया कि फ्रंट व्हील और रियर व्हील के दरमियान जो ट्रैक्टर की लेंथ आप इसे देख लें तो वो कितनी है, 3 मीटर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 10 - 3, तो ये 7 मीटर होगी। ठीक है, तो स्नैरियो समझ रहे हैं इस डायग्राम से। अब देखें करना क्या है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है। ठीक है, पहले यूज़ करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि समेशन F = 0। तो हम जो है इस पर हॉरिजॉन्टल तो फोर्स लग ही नहीं रही, समेशन F(x) तो वैसे ही 0 है, तो हम समेशन F(y) यूज़ करेंगे। वर्टिकल फोर्सेस का सम जो है वो 0 होगा। रिएक्शंस वाली अपवर्ड है और ये वेट्स वाली डाउनवर्ड हैं, तो हम अगर वेट्स वाली पॉजिटिव लेंगे तो रिएक्शन वाली नेगेटिव होगी। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं R1 + R2 = WF + WR + WB सिंपली। तो एक तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। फिर जब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी
तो उसके बाद हमें एक एक्सिस जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। हम ए को एक्सिस चूज़ करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सी फोर्सेस जो है इस पर वो एंटी क्लॉकवाइज लग रही हैं और कौन सी फोर्सेस जो है वो इस पर क्लॉकवाइज हैं। फिर हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे, समेशन टार्क इज इक्वल टू 0, और फाइनली हमारे पास R1 और R2 आ जाएंगी। तो ये सारा हमने सिनेरियो जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो फिलहाल ज़रा डाटा देख लें। सबसे पहले वेट ऑफ ब्रिज कितना था जी, 8000 न्यूटन, और वेट ऑफ ट्रैक्टर था 15000 न्यूटन। और अगर आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने लिखा है द ट्रैक्टर फ्रंट व्हील 1/3 ऑफ टोटल वेट ऑफ ट्रैक्टर। तो जो हमारे पास फ्रंट व्हील है उसका जो वेट है वो है 1/3 ऑफ ट्रैक्टर के। तो ट्रैक्टर का वेट हमारे पास था 15000, तो 15000 का 1/3 यानी कि इसे 3 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5000। तो फ्रंट व्हील जो है ट्रैक्टर का उसका वेट कितना आ जाएगा, 5000 न्यूटन। अब रेयर व्हील कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ रेयर व्हील होगा वेट ऑफ ट्रैक्टर माइनस वेट ऑफ फ्रंट व्हील, ठीक है। क्यों, क्योंकि ट्रैक्टर की जो बॉडी है उसका वेट एज़ कम्पेयर टू फ्रंट व्हील और रेयर व्हील जो है वो ना होने के बराबर होता है, क्योंकि ट्रैक्टर का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखते हैं ताकि वो स्टेबल होकर चले। तो देखें 15000 माइनस 5000, तो रेयर व्हील जो है वो आ जाएगा उसका वेट 10000 न्यूटन। दोबारा सुन लें, वेट ऑफ ब्रिज 8000 न्यूटन, वेट ऑफ ट्रैक्टर 15000, वेट ऑफ फ्रंट व्हील 5000 और वेट ऑफ रेयर व्हील 10000। ये सारे वेट्स हमने लिख लिए, ठीक। फिर कंसीडर द फ्री बॉडी डायग्राम, द अपवर्ड डायरेक्टेड रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द ब्रिज सपोर्ट्स आर R1 एंड R2 आर एक्टिंग ऑन पॉइंट ए एंड बी। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये ए पर लग रही है R1 और बी पर लग रही है R2, ठीक है, अपवर्ड रिएक्शन फोर्सेज हैं, आर एक्टिंग ऑन पॉइंट ए बी रिस्पेक्टिवली। वेट ऑफ द ब्रिज एंड वेट ऑफ द रेयर व्हील आर एक्टिंग डाउनवर्ड एट पॉइंट डी। हाँ जी देखें, ये देखें वेट, ये पॉइंट डी है, वेट ऑफ ब्रिज डाउनवर्ड और वेट ऑफ रेयर व्हील भी क्या है जी, डाउनवर्ड। इसी तरह देखें एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द ब्रिज, हाँ जी हमने देख लिया 10 मीटर के फासले पर थे, ठीक है, क्योंकि ब्रिज की जो टोटल लेंथ थी स्पोर्ट्स की लेंथ माइनस करके वो 20 मीटर थी और ये सेंटर था, तो ये वाली जो लेंथ है ये 10 मीटर है। अच्छा, फिर देखें कि वेट ऑफ फ्रंट व्हील इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड एट पॉइंट वी। हाँ जी ये रहा फ्रंट व्हील का वेट, ठीक है। तो 3 वेट्स हैं जी डाउनवर्ड, वेट ऑफ फ्रंट व्हील, वेट ऑफ रेयर व्हील और वेट ऑफ ब्रिज, और 2 रिएक्शन है अपवर्ड। ले जी लगाते हैं समेशन बाय। तो अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा इधर भी लेंथ पे भी फोकस कर लें। गिवन ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर, ए डी कितना होगा फिर 10 मीटर। यहाँ से बात समझ आ जाएगी। ए से बी तक 20 मीटर थी, तो ये मैंने शुरू में बता दिया, ए से डी तक इसका हाफ है, तो ये वाली कितनी होगी, ए डी 10 मीटर, ठीक है। अच्छा, फिर ए सी 7 मीटर, सी डी 3 मीटर। हाँ जी हमें पता है कैसे, कि भाई ये देखें सी से डी कितनी थी 3 मीटर, तो 10 माइनस 3, तो ये ए से लेकर सी तक कितनी आ जाएगी, ये वाली 7 मीटर, ठीक है। और इसी तरह डी से बी ये भी 10 मीटर बनेगा। तो ये सारी लेंथ्स जो हैं वो हमने नोट कर लें, ठीक है। अब देखें ऑल फोर्सेस आर इन वर्टिकल डायरेक्शन, मैंने शुरू में ही पॉइंट बता दिया था। तो वी कैन अप्लाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एज समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब अगर रिएक्शन फोर्सेस अपवर्ड है तो वेट वाली फोर्सेस सारी नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो इधर देखें R1 प्लस R2 माइनस वेट ऑफ ब्रिज माइनस वेट ऑफ रेयर व्हील माइनस वेट ऑफ फ्रंट व्हील इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्सेस का लगने वाला सम क्या है, 0। अगर अपवर्ड हमने पॉजिटिव लिए हैं तो डाउनवर्ड जो है वो कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर अपवर्ड वाली पॉजिटिव वाई एक्सिस पे थी तो डाउनवर्ड वाली नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होंगी। या पैसे भी लिख सकते हैं कि R1 R2 जो है वो बैलेंस करेंगी वेट वाली फोर्सेस को, वेट ऑफ ब्रिज, वेट ऑफ रेयर व्हील और वेट ऑफ फ्रंट व्हील। अब वैल्यूज़ आपने सारे लिखी हुई गिवन डाटा में पुट कर दें। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 8000 प्लस 10000 प्लस 5000, ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा R1 प्लस R2 23,000। हाफ न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया। आपको ये पता चल गया कि ये जो ब्रिज है इस पर लगने वाली जो रिएक्शन फोर्सेज हैं R1 और R2, इन दोनों का सम 23,000 न्यूटन है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि R1 और R2 की जो भी वैल्यू अगर इन दोनों को मिला ले तो इनका आंसर कितना आता है, 23,000 न्यूटन। तो एक इक्वेशन बन गई, मार्क कर लें इक्वेशन 1। नाउ वी विल अप्लाई द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
ठीक है जी। वो क्या थी, समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0, तो उसके लिए तो बच्चों एक्सिस का होना बड़ा लाजमी है। तो आगे देखें मैंने लिखा है वी कैन चूज ए एज अ पिवट पॉइंट और एक्सिस। इट इज़ क्लियर दैट R2 विल प्रोड्यूस काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट ए। एंटी क्लॉकवाइज R2 जो है जी वो क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, ज़रा इस डायग्राम पर आ जाए। अब सपोज करें ए हमारा एक्सिस है, ए क्या है, एक्सिस, जिसके गिर्द बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है। तो R2 जो है, अब ज़रा मेरे कर्सर को देखना है, R2 इस तरह से फोर्स लगाएगी। दोबारा देखें, इस तरह से। तो मैं कर्सर किस तरह मूव कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, या इसे हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, बी पॉइंट से ए की तरफ, ठीक है। तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगी R2 की वजह से, और इसका मोमेंट आर्म कितना होगा, A से B 20 मीटर। ये भी ज़रा ख्याल करना है। मोमेंट आर्म जो है वो हम एक्सिस से लेते हैं ना, फोर्स का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा जी, अब ये जो फ्रंट व्हील है, रेयर व्हील है और वेट ऑफ ब्रिज है, ठीक है, इनको ज़रा ऑब्ज़र्व करें। वेट ऑफ फ्रंट व्हील जो है ये क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, वेट ऑफ रेयर व्हील भी क्लॉकवाइज, वेट ऑफ ब्रिज भी क्लॉकवाइज। तो इनकी वजह से टॉर्क्स जो हैं वो क्लॉकवाइज होंगी। अच्छा, फ्रंट व्हील का मोमेंट आर्म हमारे पास कितना होगा, 7, जबकि ब्रिज और रेयर व्हील का मोमेंट आर्म हमारे पास 10 होगा। गौर से सुनिएगा मेरा लेक्चर, ठीक है, वीडियो को रिवाइज करें, पीछे करें, बात को गौर से सुने। अब चलते हैं जो डाटा है वहाँ पर आपको इक्वेशंस नज़र आ जाएंगी। तो देखें, ये रही थी इक्वेशन, देखें दोबारा देख लें। वी कैन चूज ए एज अ पिवट पॉइंट। इट इज़ क्लियर दैट R2 विल प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क एंड वेट ऑफ ब्रिज फ्रंट व्हील एंड रेयर व्हील विल प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज टॉर्क, जैसा कि मैंने बताया। तो हमने तो ये पढ़ा है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, या टोटल सम जो है वो 0 होगा। तो देखें यहाँ पर टोटल सम हमने 0 पुट किया हुआ है। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क तो एक ही R2 वाली, तो R2 क्रॉस ए भी, बाकी क्लॉकवाइज माइनस वेट ऑफ फ्रंट व्हील मल्टीप्लाई बाय AC उसका मोमेंट आर्म। फिर अच्छा, जो वेट ऑफ ब्रिज और रेयर व्हील है दोनों का मोमेंट आर्म AD है, तो वो हमने कॉमन करके ले लिया, माइनस WB प्लस WR क्रॉस AD इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ पुट कर दें, 20 R2 कैलकुलेट करना है, माइनस 5000 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि AC जो है वो 7 है, माइनस 10,000 प्लस 8000 मल्टीप्लाई बाय AD 10 है, इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लें, नेगेटिव वाली सारी इस तरफ आ जाएंगी, तो ये बनेगा 35,000 प्लस 180,000, तो ऐड कर लेंगे तो बनेगा 215,000 इज इक्वल टू 20R। तो इसको 20 से हम डिवाइड कर देंगे सिंपली, तो R2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 10,750 न्यूटन, ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं 10.75 किलो न्यूटन। अब इसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है R1 प्लस R2, जिसका आंसर आया था 23,000। तो देखें, तो R1 प्लस R2 आया है जी 10,750 न्यूटन, तो इधर था 23,000, तो R1 बन जाएगा 23,000 माइनस 10,750 न्यूटन, तो आंसर आ जाएगा 12,250 न्यूटन R1, या आप लिख सकते हैं 12.25 किलो न्यूटन। तो मुबारक हो जी, पहला हर्डल आज के वीडियो लेक्चर का आपने सॉल्व कर लिया। वीडियो को दोबारा सुनेंगे, ठीक है, तो और प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो मज़ीद बेहतर होगा। तो ये था जी पहला न्यूमेरिकल। अब दूसरा जो है जी वो देखते हैं। क्वेश्चन 2.17 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जी आपकी टेक्स्ट बुक का। अ स्फेरिकल बॉल ऑफ वेट 50 न्यूटन इज टू बी लिफ्टेड ओवर द स्टेप एज शोन इन फिगर। कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स नीडेड जस्ट टू लिफ्ट इट अबव द फ्लोर। हाँ जी, ये आपको एक स्फेरिकल शेप बॉल नज़र आ रही है। वो कहता है कि जी ये आप देखें, ये जो पॉइंट है F आपको नज़र आ रहा है, इस पर फोर्स लग रही है। कहता है ये बताएं इतनी फोर्स लगाएं कि फॉर एग्जांपल ये जो नीचे एक स्पोर्ट है, आप सपोज करें ये एक ब्रिक है, ईंट, तो इस ईंट को ये इस हर्डल को क्रॉस कर जाए, ठीक है। अब पहली बात तो ये कि यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है जो इसको इस हर्डल को क्रॉस होने से रोक रही है, वो है वेट ऑफ स्फेरिकल बॉल। वो कहाँ है, डाउनवर्ड। वो चाहती है कि ये इसको क्रॉस ना करें, हम चाहते हैं कि इसको क्रॉस कर ले,
ठीक है। तो हमने ये फोर्स ही कैलकुलेट करनी है कि कितनी फोर्स लगाए कि ये जो हर्डल है ये ब्रिक नुमा ये इसको क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो F की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखें कि गिवन डाटा में उसने वेट ऑफ बॉल दिया है, वेट ऑफ स्फेरिकल बॉल कितना है, W 50 न्यूटन। अब चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। इस डायग्राम को गौर से देखें तो हमारे पास ये एक स्फेरिकल बॉल है, तो ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है हमारे पास वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें तो ये आप देख रहे हैं ये वाला जहाँ मेरा कर्सर है ये O से यहाँ तक कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो O से A भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, या O से D भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। बट ये जो AE है ये स्पोर्ट कितनी है उसने डायग्राम में बताया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो C से D तक भी जो डिस्टेंस है कितना होगा, C से D वो भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब मुझे बताएं कि OC डिस्टेंस कितना होगा। दोबारा सुने, इसका रेडियस कितना था, 20 सेंटीमीटर। ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, ठीक है, या आपके पास ये जो A से O तक है ये ले लें 20 सेंटीमीटर, या O से D तक, O से D तक है 20 सेंटीमीटर और CD है 5 सेंटीमीटर। तो 20 - 5 वो देगा OC। तो OC आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, या आपने इधर लिख लेना है OC की जगह पर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जो है किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। पहली बात तो बच्चों हमने कैलकुलेट करनी है यहाँ पर वैल्यू AC की। ठीक है, ये वाली AC, ये वैसे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है। सवाल ये पैदा होता है हम AC क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आप इस डायग्राम को देखें ना तो हम जो है वो फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, और ये आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज फोर्स हम लगा रहे हैं। बात समझ रहे हैं, ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं इस हर्डल को क्रॉस करने के लिए जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, ये हम क्या लगा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका वेट जो है वो फोर्स लगाएगा क्लॉकवाइज जिसे रोकने के लिए। हम एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाएंगे, वेट क्या लगाएगा, क्लॉकवाइज। अब बात गौर से समझनी है, ये हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये B से A मोमेंट आर्म है हमारे लिए, F फोर्स का मोमेंट आर्म, और वेट इसका डाउनवर्ड है। तो वेट के लिए जो मोमेंट आर्म है वो है AC। तो AB तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, अभी आपके सामने मैं बताऊंगा ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, AC हमें नहीं मालूम कितना है, तो इस AC को कैलकुलेट करने के लिए ये वाली लेंथ और ट्रायंगल की पता होनी चाहिए। तो ये तो मुझे पता है कितनी है, ये वाली 20 सेंटीमीटर, और ये OC कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और याद है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वही हम यहाँ लगाने लगे हैं। तो देखें, इन राइट एंगल ट्रायंगल OA स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि OC स्क्वायर। ठीक है, रीअरेंज कर लेंगे आप तो AC स्क्वायर जो है वो आ जाएगा OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 175 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये स्क्वायर था, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर, या आप इसे राउंड ऑफ करके 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं AC को। तो वेट वाला मोमेंट आर्म हमारे पास आ गया। अब बात कर लेते हैं ये A से B कितना है, A से B कितना है हमारे पास। तो सिंपल O से C कितना था, 15 सेंटीमीटर, और देखें यहाँ से लिखा हुआ है कि O से F जो है वो फर्दर कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 + 15 25, तो AB भी आ गया जी, फोर्स का मोमेंट आर्म भी आ गया, कितना है 15 + 10 यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो अब याद रखिएगा फोर्स हम लगा रहे हैं इस हर्डल को क्रॉस करने के लिए, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और हमारा मोमेंट आर्म AB है जो कि कितना है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, और यहाँ पर इस हर्डल को क्रॉस करने से रोक कौन रहा है, इस स्फेरिकल बॉल का वेट जो कि इस पर टॉर्क लगा रहा है। ठीक है जी, वेट गिवन था 50 न्यूटन, फोर्स ही है यानी कि वेट भी एक, और जो उस वेट का मोमेंट आर्म है वो है AC जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया 13 सेंटीमीटर। तो फोर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, वेट क्लॉकवाइज है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम यूज़ करेंगे। तो देखें, इन ऑर्डर टू लिफ्ट द बॉल ओवर द स्टेप at point A, the force acting at point B is producing anti clockwise और counter clockwise torque, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया
while weight of the ball acting downward at O producing the clockwise torque। फोर्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं हम, और वेट जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है बॉल को रोकने के लिए। तो अप्लाई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो अब सिंपल है, एफ क्रॉस ए बी, ठीक है। ये देखें, ये फोर्स और ये उसका परपेंडिकुलर मोमेंट आर्म बी ए, और ये वो वेट की फोर्स और ये उसका परपेंडिकुलर मोमेंट आर्म ए सी। तो एफ क्रॉस ए बी इज इक्वल टू वेट क्रॉस ए सी, ठीक है। तो ये देखें, एफ क्रॉस ए बी इज इक्वल टू वेट क्रॉस ए सी, या ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल सम 0 होगा, ये इधर चला जाए तो वैल्यूज पुट कर दें। एफ क्रॉस 25 इज इक्वल टू 50 क्रॉस 13, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 26 न्यूटन। अब देखा कितना आसान था, सिंपल था, और हम इसे कितना मुश्किल समझते हैं अपने एफएससी लेवल में। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ें मज़ीद आसान होती रहेंगी। अब चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो आज का हमारा जी टॉपिक का लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, और इस चैप्टर का भी। क्वेश्चन 2.18। अब आप देखें, स्टेटमेंट आपके सामने है कि अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ फ्रिक्शनलेस वॉल सो दैट द स्ट्रिंग्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विद द वॉल as shown in the figure। Find the tension on the string and the force produced on the sphere by the wall। पहले तो ज़रा स्टेरियो समझें। ये एक वॉल है जी, और इसके साथ ना हमने एक जो स्फेयर है, ठीक है जी, जिसका वेट 10 न्यूटन है, उसको हमने इस स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ इस वॉल के साथ, और इस वॉल के साथ ये स्फेयर 30 डिग्री जो है वो एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये वॉल इस स्फेयर पे फोर्स लगाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, और इसमें टेंशन भी प्रोड्यूस हो रही है अपवर्ड स्ट्रिंग में। तो एक तो हमने टेंशन कैलकुलेट करनी है, दूसरा हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है जो वॉल स्फीयर पे लगा रही है, ठीक है। गिवन डाटा सबसे पहले लिख लेते हैं। वेट ऑफ स्फीयर गिवन है 10 न्यूटन, और एंगल गिवन है जो वॉल से बना रहा है 30 डिग्री। अब आप देखें, कहता है द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, टी कॉज ऑफ थीटा टूवर्ड्स द वॉल एंड टी साइड थीटा अपवर्ड। अच्छा, नेक्स्ट डायग्राम में अभी आपको दिखाता भी हूँ कैसे हुआ। आपने ना यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेनी है स्ट्रेट, और इसे मिला लेना है। ये एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा इधर, तो इसका एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर। ये नेक्स्ट डायग्राम में आपको बात समझ भी आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये एंगल 30 था, तो यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रा करते हैं और इसे मिला लेते हैं, तो ये भी कितना होगा 30। एक कंपोनेंट बनेगा इधर टेंशन का, ठीक है। अगर हम टेंशन को रिजॉल्व करेंगे टी साइन थीटा, तो वो ये नज़र भी आ रहा है टी साइन थीटा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और एक कंपोनेंट टेंशन का बनेगा टी कॉज ऑफ थीटा अपवर्ड। तो ये वेट जो है ये तो डाउनवर्ड था, तो वेट और टी कॉज ऑफ थीटा आपस में बैलेंस होंगे, वर्टिकल फोर्सेस समेशन एफ ऑफ वाई 0। और वॉल जो है मैंने बताया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लगा रही है, और टी साइन थीटा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो फोर्स और टी साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस, समेशन एफ ऑफ एक्स 0 होगा। तो यही कंडीशन हमने सिर्फ लगानी है। बात समझ रहे हैं? तो देखें, द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एज टी कॉज ऑफ थीटा टुवर्ड्स द वॉल एंड टी साइन थीटा अपवर्ड्स। वेट ऑफ द बॉल एक्टिंग डाउनवर्ड्स एट पॉइंट O एंड द फोर्स ऑफ द बॉल इज एक्टिंग ऑन द बॉल राइटवर्ड्स। तो स्नैरियो देख लें, टी कॉस थीटा और वेट आपस में बैलेंस हो रहे हैं, और टी साइन थीटा और जो फोर्स वॉल पर लग रही है वो आपस में बैलेंस हो रहे हैं। तो अब आप देखें कि अप्लाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लॉन्ग एक्स एक्सिस एज समेशन एफ ऑफ एक्स 0। तो मैंने कहा कब 0 होगा कि फोर्स और टी साइन थीटा बराबर होंगे। तो देखें, फोर्स जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, टी साइन थीटा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो हमने लिख लिया फोर्स इज इक्वल टू टी साइन थीटा, या फोर्स माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। एक तो ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1। फिर समेशन एफ ऑफ वाई 0, वर्टिकल फोर्सेस, वेट डाउनवर्ड, ठीक है, नेगेटिव जो है हम इसे कंसीडर करेंगे, और टी कॉस थीटा पॉजिटिव अपवर्ड। तो की टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट, ठीक है जी, या टी कॉस थीटा माइनस वेट इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो वेट इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा टी इज इक्वल टू वेट ओवर कॉस थीटा। तो वेट 10 था और कॉस 30 था। कॉस 30 होता है 0.866, 10 डिवाइडेड बाई 0.866 आंसर आ जाएगा 11.547 न्यूटन, या राउंड ऑफ करके आप इसे लिख सकते हैं टेंशन जो है वो हो गया 11.6 न्यूटन,
ठीक है, और इसी के साथ आपकी टेंशन भी ख़त्म होने जा रही है। तो पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1, अभी जो टेंशन आ गई 11.6 न्यूटन, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास फोर्स जो है वो आ जाएगी, जो वॉल लगा रही थी 11.54, ठीक है। टेंशन की वैल्यू जो कैलकुलेट की तो साइन ऑफ 30 साइन 31/2 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फोर्स एक्सर्ट कर रही थी वॉल स्फीयर के ऊपर वो थी 5.77 न्यूटन। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।